नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। सॉरी ठीक है। नेक्स्ट बुक में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, पहली बुक हो चुकी है बुक। तो अल्टरनेटिंग करंट तो पता है क्या होता है। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? वो करंट जो फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट हो रही हो या फिर रिवर्स हो रही हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका अगर डायग्राम में बनाओ, ये करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है सपोज, और दिस इज टाइम। तो कुछ ऐसे नेचर होता है इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? वो करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, वो करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। कृति, आवाज़ आ रही है मेरी? टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, ऐसा करंट क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसकी स्टेडी वैल्यू हो, यानी कि जो भी टाइम के साथ उसकी वैल्यू ना चेंज हो रही, कांस्टेंट रहे वैल्यू, ऐसा करंट क्या बोला जाता है? स्टेडी करंट बोला जाता है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे चार्ज इज इक्वल टू करंट अपॉन टाइम, सॉरी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वो हम अल्टरनेटिंग करंट पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि करंट की वैल्यू फिक्स ही नहीं है। कैसे लगाओगे बताओ? यहाँ पे करंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, कैसे लगाओगे बताओ? तो भी जो भी डायरेक्ट करंट के फॉर्मूले हैं करंट का, जैसे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ पे कम करंट है तो कम चार्ज फ्लो हो रहा होगा, थोड़ा करंट बढ़ा ज़्यादा चार्ज फ्लो होने लगा, और ज़्यादा बढ़ा ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने लगा। कहने का मतलब है इसमें हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी हम लिमिट रख देंगे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की, और उसी हिसाब से जो भी चार्ज की वैल्यू आ रही होगी या करंट की वैल्यू आ रही होगी उससे निकलेगी, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग नेचर का है ना ये। और डायरेक्ट करंट में अभी तक हम फॉर्मूले कैसे यूज़ कर ले रहे थे? क्यू आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो किसी भी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा था वो कांस्टेंट ही था, बिकॉज करंट कांस्टेंट था डायरेक्ट करंट में। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात बड़ी ध्यान रखनी है। तो अल्टरनेटिंग करंट की डिफिनीशन लिखो। बहुत आसान चैप्टर रही है, बहुत टफ भी है, बहुत टफ। आप अगर बेसिक चीज़ समझ जाओगे तो बड़ा आसान लगेगा, और प्रैक्टिस करते रहना घर पे जाके। मतलब आज पढ़ा क्या 4 दिन बाद पढ़ेंगे तो नहीं, भूल जाओगे सब, बता रहा हूँ। आज समझा हुआ है, एक बार घर पे जाके देखते रहना। बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है फिजिक्स का, तो मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले दिन से बता रहा था कि नहीं कि भैया जाके देखते रहना घर पे, वरना सिलेबस इकट्ठा हो गया है आपकी नहीं। अब 7 चैप्टर जो हो चुके हैं, 6 चैप्टर, तो ऐसा लगता होगा हौच पौच होने लगी है, सब होता है ना। तो हो नहीं रही, एक्चुअली में हौच पौच कुछ है नहीं, वो तुम्हें लग रहा है। एक बार देखते, एक एक करके देखो चीज़, वन टाइम पे वन चीज़ को देखो, बाकी चीज़ों को भूलो, रिवीजन करते रहो। वरना दिसंबर में रिवीजन करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि अरे एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ, फिर वहाँ पे गलत कराओगे। ठीक है, फॉर्मूला किसी और का होगा, लगा किसी और का होगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहो डे बाय डे। टेस्ट जो देता हूँ उसको कायदे से दो। इस बार जो भी टेस्ट लिया था तब अरे दे देते हैं ऐसे, ऐसा एटीट्यूड गलत है तुम्हारा, नंबर कहीं ना कहीं गलत आ जाएंगे वहाँ पे। बाकी सब सही है, बस कहीं ना कहीं तुम लोगों का एटीट्यूड नहीं है सही। एटीट्यूड सही रखो, हो जाएगा सब सही। चलिए लिखिए, एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट, एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with the time and direction, with time and direction reverses periodically, direction reverses periodically। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, वन पीरियड क्या बोला जाता है? एक, जब एक पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा? ये सपोज 0 है टाइम, ये टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा? ये t/2 होगा, या हाफ टाइम पीरियड होगा, या हाफ पीरियड बोला जाता है। ये सब बातें SHM में भी पढ़ी थी। ठीक है, ये आधा सर्किल, ये पूरा सर्किल,
समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो डायरेक्शन रिवर्स कब कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है या फिर अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं इसको, क्या हुआ यार, इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये भी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये भी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, बस क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो कि पीरियडिकली अपने आप को रिवर्स कर देता है डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। या फिर डायरेक्शन ऑफ द करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ तक सपोज एक ही डायरेक्शन में चला, इस पर्टिकुलर टाइम हाफ टाइम पीरियड के बाद कहाँ चलने लगा, नीचे की तरफ चलने लगा, सेम पैटर्न रिवर्स कर दिया उसने, ठीक है। अब हमें पता है जब किसी कॉइल को जनरेटर में जैसे क्या होता है, कॉइल को जब रोटेट करवाते हैं इलेक्ट्रिक इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या जनरेट होता है उसमें, अल्टरनेटिंग करंट। बताया था ना यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करवाया था। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, -d∅dt होता है। फिर से सुनो, किसी कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, या फिर अल्टरनेटिंग करंट एक जनरेट हुआ होगा, या फिर करंट इंड्यूस हुआ होगा। वो किस नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है ना। वो क्यों होता है, बिकॉज इक्वेशन आती थी साइन ओमेगा टी वाली, याद करो, उससे हमने ग्राफ बनाया था, ऐसा ही तो बना था। फिर से अगर नहीं आता फिर से बता दे रहा हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, b/a cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी। कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, अपॉन dt। यहाँ कांस्टेंट चीज़ क्या है, अच्छा n नंबर ऑफ टर्न्स भी सपोज है उसमें, ठीक है, ऐसे रखो, -n/d∅dt, n नंबर ऑफ टर्न्स भी है उसमें, समझो। तो -n b और a कांस्टेंट होता है, बाहर ले लो, बचेगा क्या, d/dt cos ओमेगा टी। ये डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन, पॉजिटिव साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर डिफरेंशिएशन हुआ होगा, फिर ओमेगा बचा होगा। तो एन बी ए है, नहीं 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 नहीं, हाँ माइनस साइन होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है, याद रखना है। तो ये फॉर्मूला बन के आया था हमारे पास। यहाँ पे साइन क्या है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये ई का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो साइन जब भी कहीं आता है वो कैसा ग्राफ बना रहा होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। दैट मीन्स ये किसकी इक्वेशन हुई, अल्टरनेटिंग करंट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी इक्वेशन हो गई। ई क्या है नेचर, ई कैसा चेंज हो रहा है, ओमेगा टी के साथ चेंज होगा कि नहीं। देखो टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाओ, चेंज करते जाओ, ओमेगा टी चेंज होता रहेगा, और साथ ही साथ ई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। जब इसकी वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू 0 हो, तब क्या होगी, 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी। 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, देखो 180 पे 0 हो जाएगा ईएमएफ या फिर करंट, और 270 डिग्री पे क्या हो जाएगा, -1, मतलब कि अपॉन में मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर जाके 2 पाई पे क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है ये साइनसॉइडल वेव की है, या फिर अल्टरनेटिंग करंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन की वैल्यू 1 होगी। तो एन बी ए ओमेगा ये ई मैक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ई मैक्स। इसको बेसिकली हम ई नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई नॉट। ई नॉट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ। ई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ। अब इस वाली इक्वेशन में मुझे जनरल इक्वेशन बनानी है ई एम एफ की, अल्टरनेटिंग करंट की जनरल इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाओगे, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अरे इसकी जगह पे मैंने ई नॉट रख दिया है, मैं डायरेक्ट लिख देता, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये जो ई नॉट होता है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या हो जाता है, ई की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गई। अल्टरनेटिंग करंट की जनरल इक्वेशन कैसे निकालोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन आर, यानी कि ई नॉट अपॉन आर करना पड़ेगा। ये ई नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगा, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये हो जाती है। आई को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट है, चेंज होता रह रहा है ना, देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, ये चेंज हो रही है। आई नॉट की वैल्यू फिक्स है,
आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ओमेगा ओमेगा चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता है, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशंस हैं अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। आपको बस ये याद रखना है, बाकी आया कैसे है वो तो पिछले चैप्टर की कहानी हो गई। आपको यहाँ पे बस ये इक्वेशंस याद रखनी है। कितनी सरल है यार, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। क्लियर है इतनी बात? तो आगे लिखिए। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? चलिए देखिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी करवा चुका हूँ इस वाले फॉर्मूले पे, तो इसमें डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। इससे मैंने ये भी बता रखा है कि कैसे ग्राफ बनता था ये, ठीक है। तो पिछले चैप्टर की है, बार बार वो चीज़ रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। इस चैप्टर में इस खासकर इसका बहुत यूज़ होगा, इस इक्वेशन का बहुत यूज़ है, इसी से सब कुछ करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल है, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस है कॉइल का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो है। चलिए लिखिए, लाइन चेंज करके, वी नो दैट when a coil is rotated, we know that when a coil is rotated, in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field, an alternating EMF is induced in it, is induced in it, is induced in it, it is given by, ये लिख लेना। अगर पूरा डेरिवेशन लिखना चाहो लिख लो, ना डायरेक्ट ये लिख लेना, ठीक है। लिख लो पूरा डेरिवेशन ही क्या है, लिख लो क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिख लो। है ओमेगा थीटा की जगह, थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी तो होती है। ई नॉट आपका मैक्सिमम पीक ईएमएफ बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मतलब इतना मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, ठीक है। इससे अभी ऊपर भी हो सकता है, नीचे रिवर्स डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है इस ईएमएफ की। यहाँ पे आई को क्या बोलते हैं, हमें इस इक्वेशन का ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आई तो हालांकि ये इसी से है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। आई की वैल्यू क्या होगी, इसका भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा। अभी आगे चल के फेजर डायग्राम्स बनेंगे तब इसका भी यूज़ होगा, ठीक है। दोनों याद रखनी है। आई की वैल्यू होती है, इस आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और आई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक करंट, पीक करंट। और इसको करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, करंट एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। लिख लो ये सब वैल्यू। आई नॉट मैंने किसकी जगह रखा है, ई नॉट अपॉन आर की जगह रखा है। आर तो चेंज होगा नहीं, हो रहा होगा लेकिन वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो बड़ा घट रहा होगा, माना गया है कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा तुमसे पूछा है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या लिखोगे, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
इसमें एक साइकिल पूरी कर लेता है अल्टरनेटिंग करंट, वो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। डिफिनीशन है छोटी छोटी, लिख लो, अच्छा लिख ही लो, हालांकि सब आती हैं तुम लोगों को। सबसे पहले एम्पलीट्यूड लिखो, हेडिंग डालो एम्पलीट्यूड। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट अचीव्ड या फिर अटेंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर साइकिल ऑफ द करंट। तो लिखो द मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है इसका, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये माइनस का मतलब ये नहीं कम हो गई वैल्यू, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये पूछ भी चुके हो शायद, कोई बंदा पूछ चुका है मुझसे। द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाई, द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाई एंड अल्टरनेटिंग करंट the maximum value attained by an alternating current in either direction is called its amplitude or peak value is represented by I naught ये जो I naught है यही है, ठीक है। टाइम पीरियड लिखो, हेडिंग डालो टाइम पीरियड। ये तुमसे छोटी छोटी डिफिनीशन नहीं पूछेगा, फिर भी जब पढ़ने बैठोगे तो उसके लिए एक बेसिक तो होना चाहिए ना। टाइम पीरियड तो जितना टाइम उसको एक साइकिल में, भाई सर्कल का टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्किल कंप्लीट करने में, यहाँ पे थोड़ा इस वेव की फॉर्म में है, तो एक पर्टिकुलर साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है अल्टरनेटिंग करंट को, वो टाइम पीरियड होता है, यानी कि ये इतना, ठीक है। ये हाफ साइकिल या हाफ टाइम पीरियड हो जाता है, या हाफ पीरियड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। द टाइम टेकन बाई एन अल्टरनेटिंग करंट to complete one cycle is called its time period. टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ये भी पता है आप लोगों को। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, न्यू होती है, एफ मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन ना हो। एफ की वैल्यू क्या होती है, 1/t, ऐसे लिखते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, ये भी पता है आप लोगों को। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन, ये सब फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो ये लिख लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, कुछ भी बोल लो, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब कभी भी ऑसिलेशन हो रहा, ऑसिलेशन या फिर मतलब कि कोई साइकिल हो रही होती है, पीरियोडिक मोशन होता है, तो कुछ ना कुछ ओमेगा जरूर होगा, ठीक है। दिस इज ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये भी पता है आप लोगों को, बताइए। हाँ, नंबर ऑफ जितने उसने वाइब्रेशंस किए हैं एक सेकंड में, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। लिख लो ये भी, द नंबर ऑफ साइकिल्स completed per second, the number of cycles completed per second by an alternating current is called its frequency, f is equal to 1/t होता है, f is equal to 1/t। आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, जैसे कोई रॉड है घर में, जो भी हम सब एसी में ही तो ये है, सब अल्टरनेटिंग करंट पे ही तो चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे रॉड वगैरह होती हैं, इसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है 50, हम लोग कौन सी सप्लाई हो रही है, 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई हो रही है घरों में हमारे, ठीक है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आ रहा है 50 हर्ट्ज़ का है वो, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज़ का।
तो इसका मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, वो 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कर लेता है, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन। बस ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वरना इसका कोई वो नहीं है। एक ऑसिलेशन ये हुई, एक चक्कर क्या हुआ, एक साइकिल क्या हुई, ये हुई, 1 सेकंड में ऐसे ही 50 बार हो जा रहा है। अब देखो एक साइकिल में कितनी जीरो वैल्यू आती हैं, एक तो ये जीरो हो गई, एक ये जीरो हो गई, जीरो से तो स्टार्ट ही हुआ था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक साइकिल के दौरान 2 बार जीरो वैल्यू अटेंड करता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब है अगर 50 फ्रीक्वेंसी हुई तो 100 बार हुआ 1 सेकंड में, 100 बार जीरो वैल्यू हुई, तो ये 1 सेकंड में 100 बार बता चुका हूँ शायद तुम लोग में, तो लेकिन पता नहीं चलता। तो पुराने वाले इसी को फ्लिकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लिकर। पुराने जो बल्ब आते थे वो लप 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 हुआ करते थे, नहीं वो वाले झालरों की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक आते थे वो मतलब कि लगता था कि बंद बंद ऐसे बंद हो रहे हैं, तो फ्लिकरिंग रेट वो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्लिकरिंग रेट कम कर देती है वो, ठीक है। तो तुम्हें पता नहीं चलता है एक्चुअल में ये बंद बुझ रहा होगा, ये भी पता नहीं चलता, लेकिन परसिस्टेंस ऑफ विज़न बोला जाता है इसको, कि आप कोई चीज़ देखो तो थोड़ी देर तक उसकी इमेज रहती है हमारे उस दिमाग में, उस वजह से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन 1 सेकंड में इतना सब कुछ हो गया होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गई, अब हेडिंग डालो। अच्छा, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट तो चेंज हो रहा है लगातार, तो उसको उसकी स्टडी के लिए दो हमने उसकी एक तरीके से इक्विवेलेंट वैल्यू डायरेक्ट करंट के बराबर, उसके लिए हमने दो टर्म यूज़ करे जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। एक होती है एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्या होती है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एक होती है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो हमने टर्म पढ़ाए जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, जिससे कि हम, क्योंकि ये चेंजिंग नेचर का है ना, तो इसकी एक स्टेडी वैल्यू, इसी के इक्विवेलेंट हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक स्टेडी वैल्यू हम बना देते हैं इन फॉर्मूलों के मदद से, इन टर्म्स की मदद से, जैसे कि स्टडी कर सकें अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये दो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू, तुम डेरिवेशन के चक्कर मत पड़ा करो, केवल फॉर्मूले उससे जो चीज़ सीखी है वो चीज़, डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाएगा ना, डेरिवेशन डिराइव करने के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि डेरिवेशन करते समय बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, उसको देख लिया करो, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप तुम्हारे लिए, तुम लोगों को तो डेरिवेशन याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि डेरिवेशन करवाते टाइम कई चीज़ें नई चीज़ पता चलती हैं, तो उसको बस यूज़ करो। नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इनके डेरिवेशन आएगा ना पूरा, जैसे सब्जेक्टिव पेपर आता था, सेकेंड टर्म वाला पेपर जो है तुम्हारा, वो उसमें करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेशन अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूँ तो उसमें क्या होता है, पूरी बात नहीं पता चलेगी, इसलिए डेरिवेशन करना भी ज़रूरी है। लिख लिया करो, लेकिन आपको डेरिवेशन पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उससे जो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, आर क्या होता है, वो चीज़ पता चलेगी ना, इसलिए ज़रूरी भी है डेरिवेशन। लेकिन आपको पूरा मतलब ये नहीं कि पूरा ये स्टेप थी वो थी, आपको एंड में जो आया है उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए देख लिया करो डेरिवेशन, लिख भी लिया करो। एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू क्या होती है, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट तो चेंज हो रहा है लगातार, तो एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू क्या होती है, ये वो वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट होती है जो कि उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र करेगी। सुनो क्या हुआ यार, देखो इधर अल्टरनेटिंग करंट है, इसी के इक्विवेलेंट वैल्यू एक है डायरेक्ट करंट की, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जितनी हाफ साइकिल में, यानी कि हाफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज ट्रांसफ़र, भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रेट ट्रांसफ़र का अलग अलग है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा कम चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, जितना हाफ साइकिल में चार्ज ट्रांसफ़र किए होंगे उसने, उसी के इक्विवेलेंट डीसी करंट की वैल्यू जो कि उतने ही चार्ज ट्रांसफ़र करेगी उतने टाइम पीरियड में, ठीक है। यानी T/2 टाइम पीरियड में जितना अल्टरनेटिंग करंट चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, उसी के इक्विवेलेंट एक स्टेडी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, जो कि उतने ही चार्ज ट्रांसफ़र कर देगी उतनी ही देर में। समझ में आया, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच विल ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज ट्रांसफर्ड बाई अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल,
या फिर ओवर हाफ पीरियड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा उस ये, लेकिन यहाँ पे करंट कोई कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे पता लगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग करंट है। तो ओवर थ्रू आउट हाफ साइकिल में जितने चार्ज ट्रांसफ़र हुए होंगे उसकी एक इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू हमने कर दी। यहाँ पे देखो क्या है, मान लेते हैं 0 से t/2 तक पहले करंट कैसे चेंज हुआ, 1 2 4 हो गया, फिर कम होने लगा सपोज, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, कोई करंट फिक्स तो रही नहीं अल्टरनेटिंग करंट के दौरान। अब इसकी मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू एक बनानी है डीसी के बराबर, जो उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र करे जितना इतने सब टाइम पीरियड में हुआ होगा चार्ज ट्रांसफ़र। उसी को क्या बोलेंगे हम, एवरेज वैल्यू ऑफ और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। समझ गए क्या बताया मैंने, बताओ यार मैंने इतना समझा दिया, मैं डायरेक्ट डिफिनीशन भी लिखवा सकता था। बताओ जितना समझ में आया उतना बताओ, तुम बताओ हिमांशु। हाँ हाँ, इसकी उसी की इक्विवेलेंट हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली करंट की। यहाँ पे करंट अलग अलग, यहाँ पे मान लो 1 एम्पियर ने कुछ चार्ज ट्रांसफ़र किया होगा, फिर 2 एम्पियर ने कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा, फिर 4 एम्पियर के इसके क्रॉस हुआ होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग हुआ होगा चार्ज ट्रांसफ़र। अब मैंने क्या किया, इसका एवरेज वैल्यू निकाल ली जो कि कांस्टेंट रहे, लेकिन चेंज ना हो। भाई हम कैलकुलेशन के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, तो कांस्टेंट रहे ना, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या यूज़ करोगे जो पल भर चेंज हो रहा है, हर सेकंड में चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में 100 बार साइकिल हो जाती है। तो इसके इक्विवेलेंट हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं जो कि उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करे जितना अल्टरनेटिंग करंट ने किया होगा हाफ साइकिल में। अच्छा कहोगे फुल साइकिल में क्यों नहीं लेते हैं, कि फुल साइकिल में एवरेज करंट 0 आता है, अभी पता चल जाएगा क्यों आता है, ठीक है। हाँ एवरेज करंट जो निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए फुल साइकिल नहीं लेते हैं। समझ में आ गई बात। इट इज़ द वैल्यू या इट इज़ द स्टेडी वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, या फिर इट इज़ अ स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट विच विल ट्रांसफर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज ट्रांसफर्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। अब तो समझ गए होगे यार। चलिए ये बात डिफिनीशन याद रखना, डिफिनीशन लिख लो। अच्छा देखिए इट इज़ डिफाइंड एज that value of direct current which sends the same charge in a circuit in same time as is sent by the given alternating current in half time period या फिर हाफ साइकिल भी बोल सकते हो, ठीक है, इन हाफ टाइम पीरियड ठीक है। डिफिनीशन से ही प्रूफ होगा, इसलिए डिफिनीशन या मतलब डिफिनीशन समझना बहुत ज़रूरी है, डिफिनीशन से ही प्रूफ होगा ना। चलो इसको करते हैं। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, अल्टरनेटिंग करंट में हम डायरेक्ट करंट वाले फॉर्मूले नहीं यूज़ कर सकते हैं। पता लगा 0 से t/2 हमें चार्ज पता करना है, पहले तो हम यही करेंगे ना। तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाओगे बताओ भाई, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, करंट अपॉन करंट मल्टीप्लाई बाई करंट अपॉन जो भी होती हो, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, चार्ज की वैल्यू करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम होगा। अब टाइम क्या लोगे, 0 से चलो t/2 टाइम ले लिया, करंट क्या लोगे बताओ, करंट तो चेंज हो रहा लगातार। तो अल्टरनेटिंग करंट वाले में हम नॉर्मल फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट में तो चल जाता। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, इसके बहुत छोटे से, ये देखो सपोज ये टाइम है, ये करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ध्यान सुनना मेरी बात। अब मैंने क्या एक बहुत छोटा सा टाइम ले लिया, बहुत छोटा, वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है हमेशा, लेकिन अगर बहुत छोटा टाइम लूँ मैं तो करंट कुछ बहुत छोटे समय के लिए तो कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और उस छोटे से करंट में कुछ छोटा सा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा,
फ्लो हुआ हो गया तो मान लेते हैं वो छोटा सा चार्ज कितना है, डी क्यू। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई तो कांस्टेंट होगा, छोटे से आई मल्टीप्लाई बाई डी टी रही होगी, यानी कि छोटे से टाइम डी टी में आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो कांस्टेंट रहा होगा, माना जा सकता है, और छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या लेंगे हम, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने यार? चलो ठीक है, बता दें, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो पढ़ा है 11th क्लास में, उसमें बता चुका हूँ सब चीज़ें, याद आ गया मुझे। डी क्यू स्क्वायर टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे कि नहीं। ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया डी क्यू की फॉर्म में। हमें टोटल चार्ज चाहिए कितने भी किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, 0 से t/2 के बीच में, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2, यानी इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा अल्टरनेटिंग करंट के केस में। तो टोटल चार्ज इन t/2 टाइम पे, पूरा भी लिखवा रहे हैं, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ अभी। t/2 में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, मान लेते क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इंटीग्रेशन डी क्यू का करना पड़ेगा। लिमिट क्या लगाओगे, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। लिमिट क्या रखोगे, 0 से t/2। तो यहाँ पे चेंज क्या चीज़ हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है ना, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, ओमेगा कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। टी और डी टी, जिसका फंक्शन छोटा सा टुकड़ा होता है वही चेंज हो रहा होता है, उसी के लिमिट लगाते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लो जरा। इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा हमें, साइन ओमेगा टी का, 0 से t/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, के ओमेगा भी तो है, केवल एक टर्म होता तो बात बनती, 2 टर्म है, क्या करेंगे। देखो ये मैं बता चुका हूँ, हालांकि 11th में बताया तो भूल चुके होगे तुम लोग। ओमेगा टी को मान लो x, ओमेगा टी को क्या मान लो, x मान लो। ये तुम पढ़ोगे 12th में भी पढ़ोगे, अभी आगे चल के पढ़ोगे ये सब चीज़ें, हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल फॉर्मूले तो हैं ही तुम्हारा, यहाँ पे साइन का वो नहीं कर सकते, साइन का माइनस कॉस कर दिया इंटीग्रेशन, वो बाद में करेंगे। ओमेगा एक टर्म से ज़्यादा है ना बीच में, साइन के साथ क्या लगा हुआ है, केवल टी लगा हुआ तब चल जाता, ओमेगा भी लगा है, तो इसको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे, ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस में है 12th क्लास में, मैथ्स के सिलेबस में पढ़ोगे। तुम्हें तो बस फॉर्मूला याद रखना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन ये चीज़ याद रखना, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओमेगा टी को मान लो x, ठीक है, ऐसे में क्या किया जाता है, ओमेगा टी को क्या मान लो, x मान लो। अब दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ओमेगा कांस्टेंट है तो डी टी बचेगा क्या, टी का डिफरेंशिएट डी टी हो जाएगा, यानी डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स हो गया, सॉरी मतलब ओमेगा डी टी क्या हो गया, डी एक्स के बराबर हो गया। तो डी टी की वैल्यू क्या हो गई, डी एक्स अपॉन ओमेगा, यानी जहाँ जहाँ डी टी है वहाँ वहाँ क्या रख दो, डी एक्स अपॉन ओमेगा, और जहाँ ओमेगा टी वहाँ क्या रख दो, एक्स रख दो। ये एक्स हो गया, इधर डी एक्स हो गया, हम मिल गया। अब हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, आई नॉट 0 से t/2 साइन x लिख सकते हैं, डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, अपॉन ओमेगा लिख, डी टी की जगह रखा है देखो मैंने, ओमेगा इधर चला जाएगा, अपॉन में ओमेगा कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। अब देखो फिर से कर रहा हूँ मैं, साइन x डॉट डी एक्स, यानी साइन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉज x होता है, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज x होता है, ठीक है। तो माइनस कॉज x हो गया, लिमिट क्या लगाई, 0 से t/2। अब x की जगह रख दो यार ओमेगा टी, वापस उसके स्थान पे वापस पहुँचा दो, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा। अच्छा माइनस भी बाहर ले सकता हूँ मैं, लेना चाहो ना, कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर ही ले लेते हैं। कॉज ओमेगा टी लिख सकता हूँ मैं, 0 से t/2। ऑनलाइन में सुन रहे हो ना तुम लोग, अच्छा पहले कॉज ओमेगा को कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, ठीक। अब कहोगे सर इसको ओमेगा इसको भी बाहर ले लो, नहीं ले सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते हम। ओमेगा जितना बाहर आना था आ चुका, अब नहीं, इसके साथ नहीं कुछ कर सकते हम, कि ओमेगा निकाल लिया बाहर, तो कॉज भी तो है, बाहर अगर होता ओमेगा तब बाहर आता, ये तो बेसिक मैथ समझते हो तुम। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2π/t होता है, 2π/कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, 0 से t/2। मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ,
जैसे कहीं भी, अब इधर देखिए माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, जहाँ अच्छा t/2 कहाँ रखोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, स्मॉल t की जगह रखोगे, क्योंकि यहाँ पे किसका टुकड़ा था, t था ना, जो चेंज होता है वहीं पर चीज़ें रखते हैं ना, तो यहाँ पे स्मॉल t की जगह रखोगे, कैपिटल T भी कांस्टेंट ही रहा होगा ना, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट ही होगा, 2 पाई भी कांस्टेंट है, स्मॉल t की जगह t/2 रखोगे, तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन टी और t/2 माइनस, फिर t की जगह 0 रखोगे cos 0 हो जाएगा, माइनस आई नॉट ओमेगा, टी से t कैंसिल आउट, cos 2 पाई बचेगा, नहीं cos पाई बचेगा, माइनस cos 0, cos पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, -1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 180 -1 होती है ना, ये -2 हो गया, बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 इधर आई नॉट अपॉन 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, ये किसकी वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू होगी, यानी कि 0 से t/2 टाइम पीरियड के बीच में, 0 से t/2 टाइम के बीच में या फिर हाफ साइकिल में इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया चार्ज ट्रांसफ़र ओवर हाफ साइकिल। लेकिन हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालनी है। अब आ जाते हैं डीसी पे, ये तो एसी की कहानी हो गई, डीसी में हमें उस करंट की वैल्यू पता करनी है जो t/2 टाइम पीरियड में क्या करें, कुछ इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करें। लेट आई मीन बी द एवरेज वैल्यू, या एवरेज भी लिख सकते हो, या मीन लिखो ज़्यादा सही है, बी द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट मान लेते हैं क्या है, आई मीन ये डायरेक्ट करंट की वैल्यू है ये, ठीक है, ये एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। अब कंफ्यूज इस बात में मत होना सर, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है तो ये तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, नहीं, डिफिनीशन क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, तो ये डायरेक्ट करंट होगा। आई मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, चार्ज अपॉन, चार्ज कौन सा, t/2 टाइम पीरियड वाला, अपॉन t/2 टाइम में पूछा गया ना, ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट करंट का, आप डायरेक्ट करंट का तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, चार्ज जितने टाइम में ट्रांसफ़र हुआ है, तो चार्ज जितना ट्रांसफ़र हुआ है 0 t/2 अल्टरनेटिंग करंट ने ट्रांसफ़र किया है या फिर फ्लो करवाया है, हमें उसी के इक्विवेलेंट क्या निकालना है, हम डायरेक्ट करंट की वैल्यू, तो चार्ज कौन सा रखोगे ये वाला, और टाइम जो जितने टाइम पीरियड में चाहिए, क्योंकि वैल्यू क्या है 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा अपॉन t/2, टी से टी, सॉरी इतना समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ चीज़ रह रही, अच्छा ओमेगा है, चलो ओमेगा को बाद सॉल्व कर लेंगे, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/टी लिख सकते हैं, तो टी ऊपर चला जाएगा और 2 पाई इधर लिख सकते हैं, ठीक, ओमेगा जगह लिख दिया अपॉन t/2, तो क्या होगा टी 2 आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 क्या जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, टी से टी कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 2 आई नॉट अपॉन पाई बचेगा कि नहीं, यही वैल्यू किसकी हो जाती है, आई मीन की वैल्यू हो जाती है, तो आई मीन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आई मीन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई आई नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, तुमसे तो फिर इस टाइप से पूछा जा सकता है विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, डिफिनीशन में पूछ सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कैसे भी पूछ सकता है, आपको पूरा याद रखना है। कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये सम किसी में डाउट है इसको, किसी को, ओमेगा टी को हमने टी मान, उसको एक्स मान लिया है, जिसको मुझे रिड्यूस करना होता है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी तो कांस्टेंट नहीं है, एक्स भी कांस्टेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो डी ओमेगा नीचे डी टी की जगह हम डी एक्स अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन ओमेगा लिखा होगा हमने कहीं, और ओमेगा टी की जगह एक्स लिखा होगा, ओमेगा बाहर ले लिया हमने, कांस्टेंट है ना। अब ऐसा करो, इसको ऐसा करो, पूरा लिख लो यार, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, पूरा ही लिख लो, या फिर यहाँ पे लिख लो थोड़ी लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज लिखिए। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.637 होती है, 2 को जब सॉल्व करोगे 0.637 आती है, तो 0.637 इंटू आई नॉट हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है, देखिए लिखिए इसमें नहीं, डायग्राम तो इसे समझाने के लिए बनाया था, ये बनाना नहीं है, इसमें ऐसे लिखो, लेट
इन वेरी स्मॉल टाइम dt, in very small time dt, small amount of charge dq, small charge amount of charge dq is flowing, which is given by ये लिख लेना, ठीक है। आई की जगह मैंने ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक लिखिए फिर बताता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा चैप्टर्स का, पहले वाले चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। फिर नहीं, पहले नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हाँ उसका ही टेस्ट होगा, तो उसका करवा, या तो बताओ कि पहले तो इसमें ही टाइम लगेगा अभी। ये जैसे होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा, उसका रिवीजन होगा पहले 2 दिन, ठीक है, 2 या 3 दिन रिवीजन होगा, तब टेस्ट लूँगा, ठीक। और ऐसा हर चैप्टर के साथ हुआ होगा, जब भी टेस्ट होगा उससे 2 दिन रिवीजन करवाएंगे, तब टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत से डाउट में रहते हो। क्या लिख पा रहा था मैं, यहाँ पे लिखिए, द टोटल चार्ज दैट फ्लोज through the circuit in first half cycle is given by फिर पूरा नोट कर डालो, ठीक है, पूरा ही नोट कर लो। इसको आई एवरेज भी लिखा जाता है, ठीक है, एवरेज मीन केवल एम से लिखा जाता है, मैंने पूरा वो लिख दिया, केवल एम से लिखते हैं इसको, ठीक है। एवरेज से भी लिखा जाता है, आई मीन भी लिख सकते हो, आई एम भी लिख सकते हो, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। ये पूरा नोट कर लो। इसको नोट करो फटाफट। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता 0 से t, घर पे करना जाके जरा, यहाँ पे वैल्यू रखता 0 से t, देखना 0 आता, क्योंकि वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती, तो आई की वैल्यू भी 0 आ जाती। यानी आई एवरेज क्या होता है, फुल साइकिल के लिए 0 होता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पे देखो क्या होता है, टी रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या 2 पाई, कॉस 2 पाई क्या होती है, 0 होती है वैल्यू, तो ये 0 हो जाता, इधर भी कुछ ना कुछ हो जाता, फिर कहाँ गया, करके देखना जाके, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक। तो 0 से टी साइकिल के बीच में क्या होगा, 0 करंट होता है, आई एवरेज 0 आता है, याद रखना, मैं लिखवा दूंगा हालांकि। तो उसी, अगर बाई चांस डेरिवेशन भी पूछ लिया जाए, तो आप 0 से टी यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सुनो यार, तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो उसको, यहाँ से बट लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप 0 आ जाएगा। हालांकि कभी पूछा नहीं गया, लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है। एवरेज करंट ओवर अ फुल साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज 0। इसी वजह से जो गैल्वेनोमीटर होता है वो डीसी नापने के लिए यूज़ होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं यूज़ होता है वो। अभी तक हमने जो भी गैल्वेनोमीटर लगाया, किसे लगाया, बैटरी से लगाया ना, वो बैटरी कैसा करंट करती है, डीसी, एसी नहीं करती है ना वो। उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे जगह होगा, इतनी तेज 1 सेकंड में 100 बार हो गया होगा, तो पता ही नहीं चलेगा, पता चलेगा क्या। इसे अल्टरनेटिंग करंट को नापने के दूसरे तरीके हैं, गैल्वेनोमीटर से नहीं नाप सकते हम अल्टरनेटिंग करंट को। नहीं, cos 2 पाई की वैल्यू 1 क्यों होती है, 1 होती है भाई मेरे, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। cos 2 पाई cos 360 डिग्री कितना क्या होता है, 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 नहीं होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, इसको नोट कर लो, आज के लिए इतने रखते हैं, कल आरएमएस वैल्यू पढ़ाएंगे, ठीक है।
क्या फॉर्मूला होता है, आई मीन इज इक्वल टू 2/पाई आई नॉट। आगे जाके आई आर एम एस आ जाएगा, वो आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूले बस याद रखो, और इन पे डेरिवेशन आर एम एस का पूछ लिया जाता है, डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। ये 2 डेरिवेशन जो करवाऊंगा मैं आर एम एस, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए, लेकिन इतने नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए डेरिवेशन करवा भी रहा हूँ और देखना भी घर पे जाके, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि आर एम एस वैल्यू निकालो, ठीक है। आई मीन से ज़्यादा आई आर एम एस निकालने के लिए पूछा जाता है, आई मीन भी नहीं पूछा जाता ज़्यादा।